अगली सुबह मुंबई की हल्की और गुनगुनी धूप ने सिन्हा मैंशन में माया की आलीशान बेडरूम की खिड़की से छनकर माया के चेहरे को छुआ। माया की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने एक गहरी अंगड़ाई ली और बेड से उठी। अचानक उसके होठों पर एक बहुत ही प्याली लेकिन शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई। कबीर का वो खुराफाती दिमाग जो अब इस नाजुक से जिस्म में था, कुछ सोचकर मुस्कुरा रहा था। उसने खुद से ही बात करते हुए कहा, वीर, कल रात तुमने मुझे बहुत परेशान किया था ना? तुम्हारी वजह से कल मुझे घर में डांट भी पड़ी थी। आज आज मैं तुम्हें परेशान करूंगी। देखते हैं तुम क्या करते हो बॉस। नहाने के बाद माया अपने विशाल ड्रेसिंग रूम में गई। वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई हो। ड्रेसिंग रूम किसी मॉल की शो पीस जैसा लग रही थी। चारों तरफ दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स की खूबसूरत ड्रेसेस, डिजाइनर जूते, लग्जरी बैग्स, चमकचमाती ज्वेलरी और लाइन से टंगी हुई महंगी कारों की चाबियां रखी थीं। ये सब देखकर माया की आंखें फटी सी फटी रह गईं। उसे एक अजीब सी झिझक और शर्म महसूस होने लगी, क्योंकि बाहर का चेहरा तो एक खूबसूरत लड़की यानी माया का था, लेकिन उसके सीने के अंदर धड़कने वाला दिल और सोचने वाला दिमाग, वो तो पूरी तरह से एक लड़के यानी कबीर का था। उसकी नजर सामने रखे लड़कियों के नाजुक अंडरगारमेंट्स पर पड़ी। माया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने हकलाते हुए अपना सिर खुजारा और खुद से कहा, अरे अरे यार, क्या अब मुझे ये सब पहनना पड़ेगा? शिट यार, मुझे तो इसे छूने में भी बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। कुछ देर तक खुद से जंग लड़ने के बाद माया ने एक लंबी सांस ली और हार मानते हुए थोड़ी सी परेशानी के साथ कहा, कबीर, अब जो है यही है। ये सब तो अब तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। वैसे भी भगवान ने एक खूंखार इंसान को जीने का ये जो दूसरा मौका दिया है ना, उसी में खुश रहना चाहिए। जिसके हाथ खून से सने हों, उसे कॉम्प्लेंस करने का कोई हक नहीं है। तैयार होने के बाद माया अपने ड्रेसिंग रूम के बड़े से आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने खुद को ऊपर से नीचे तक देखा। आज वो वीर से मिलने के लिए उसने एक डीप ब्लैक कलर का फिटेड ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप पहनी थी, जो उसकी खूबसूरत कॉलर बोन और नाजुक कंधों को बड़ी ही खूबसूरती से फ्लॉन्ट कर रहा था। इस ब्लैक टॉप के साथ उसने नीचे क्रीम कलर के हाई वेस्ट टेलर्ड फुल पैंट्स पहनी थी और उसकी कमर पर एकदम परफेक्ट फिट बैठ रही थी, जो उसे एक बहुत ही क्लासी और पावरफुल बॉस लेडी जैसा लुक दे रही थी। कबीर वाले अपने उसी पुराने रफ एंड टफ और बिंदास एटीट्यूड को बरकरार रखते हुए उसने पैरों में हील्स की जगह सफ़ेद मोज़ों के साथ स्टाइलिश वाइट स्नीकर्स पहनी थी। गले में एक बेहद नाजुक सी सिल्वर चेन चमक रही थी, जिसमें एक छोटा सा पेंडेंट था। हाथों में एक हल्का सा ब्रेसलेट और उंगलियों में कुछ स्लीक रिंग्स थीं। उसके बाल सॉफ्ट वेवी स्टाइल में उसके कंधों पर खुले और हल्के बिखरे हुए थे। आईने में अपना ये स्टनिंग रूप देखकर माया के अंदर का आदमी कबीर खुद पर ही फिदा हो गया। उसने शर्माते हुए एक बेहद शरारती और मजाकिया अंदाज में आईने से कहा, यार सच में माया, तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। कसम से बता रहा हूँ, अगर मैं आज अपने उस कबीर वाले रूप में जिंदा होता ना, तो मैं पक्का तुमसे ही शादी कर लेता। फिर वीर जरूर ये देखकर अंदर ही अंदर जलता मुझे तुम्हारे साथ देखकर। तभी माया के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। माया ड्रेसिंग रूम से बाहर आई और अपनी मीठी आवाज में बोली, आ जाओ। एक मेड कमरे में आई और अदब से सिर झुकाकर माया को बोली, मैडम, ब्रेकफास्ट रेडी है। सभी लोग डाइनिंग हॉल में आपकी इंतजार कर रहे हैं। माया ने हल्की सी स्माइल दी। ठीक है, चलो। डाइनिंग रूम। माया डाइनिंग रूम में दाखिल हुई। वहां पूरा परिवार मौजूद था। बुआ, फूफा, दिया, विशाखा और खुद माया के पिता अंडरवर्ल्ड डॉन विक्रम सिन्हा। डाइनिंग रूम की हवा में कल रात का तनाव अभी भी महसूस हो रहा था। उस तनाव को दूर करने के लिए बुआ ने बहुत ही प्यार से माया की तरफ देखा और एक मीठी आवाज में चहकते हुए कहा, वाह, नजर ना लगे मेरी बच्ची को। माया, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। वैसे भी हमारी माया कोई भी ड्रेस पहने, वो हर ड्रेस में कमाल की लगती है। ये सुनकर विक्रम सिन्हा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने मुस्कुराते हुए एक प्राउड पिता की तरह कहा, आखिर बेटी किसकी है? बुआ ने भी हंसते हुए हामी भरी, हाँ भैया, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा।
टेबल के दूसरी तरफ बैठी विशाखा का चेहरा ये सब देखकर गुस्से से लाल पीला हो रहा था। वो अंदर ही अंदर सुलग रही थी। दिया का हाल तो और भी बुरा था। जलन के मारे उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। वो मन ही मन माया को ऐसे घूर रही थी मानो उसे कच्चा ही निगल जाएगी। उसने मन ही मन दांत पीसते हुए खुद से कहा, पापा ने तो आज तक कभी मेरी इतनी तारीफ नहीं की। वो तो हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे। मेरे ऊपर तो उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और आज इन्हें देखो कैसे इस कल की आई लड़की की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। माया, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे आते ही इस घर में मेरी हालत किसी सड़क के कुत्ते जैसी हो गई है। मैं तुमसे चुन चुन के बदला लूंगी। विक्रम सिन्हा ने अपने नाश्ते से नजरें उठाईं और बहुत प्यार से माया से पूछा, बेटा, वैसे तुम इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? ये सवाल सुनकर माया का शातिर दिमाग तेजी से दौड़ा। अगर मैंने सबके सामने ये कह दिया कि मैं बिग बुल के मालिक वीर सिंघानिया से मिलने जा रही हूं, तो ये लोग सवालों के ऐसे पहाड़ खड़े कर देंगे कि मैं घर से बाहर ही नहीं निकल पाऊंगी। माया ने थोड़ी सी झूठी झिझक और मासूमियत से कहा, वो पापा, मैं इतने सालों बाद अपने देश, अपने शहर लौटी हूं ना, तो मैं थोड़ा इस शहर को करीब से जानना और देखना चाहती हूं। बस यूं ही घूमने जा रही हूं। विक्रम के चेहरे पर एक बड़ी सी खुशी की लहर दौड़ गई। उसने प्यार से माया को देखते हुए कहा, बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जाओ, आराम से घूम कर आओ। ये कहते हुए विक्रम ने अपने कोट की जेब से एक बेहद एक्सक्लूसिव और चमकता हुआ प्रीमियम ब्लैक कार्ड निकाला और उसे माया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटा, ये लो, ये मेरा प्रीमियम ब्लैक कार्ड है। इसकी लिमिट अनलिमिटेड है। तुम इस कार्ड से इंडिया में कहीं भी जा सकती हो, कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें जो भी पसंद आए, चाहे वो कितनी भी महंगी चीज क्यों ना हो, बेझिझक खरीद लेना। वो ब्लैक कार्ड देखते ही दिया के अंदर जैसे किसी ने दहकता हुआ लावा डाल दिया हो। वो जलन की आग में जल उठी। उसने मन ही मन कहा, डैड ने तो आज तक कभी मुझे अपना प्रीमियम ब्लैक कार्ड नहीं दिया। दिया का दिमाग गुस्से से फटने वाला था। मैं इस सिन्हा इंडस्ट्रीज की सीईओ हूं, तब भी मुझे बस वो मामूली सा गोल्डन वीआईपी कार्ड मिला है जिसकी लिमिट सिर्फ 50 करोड़ है, और इसे अनलिमिटेड कार्ड। माया, अब तो मैं तुमसे पहले से भी 1000 गुना ज्यादा नफरत करती हूँ। विक्रम ने एक पिता की परवाह दिखाते हुए आगे कहा, बेटा, मैं अपने बेस्ट ड्राइवर और कुछ बेस्ट बॉडीगार्ड्स को बोल देता हूं, तुम उन्हीं को अपने साथ लेकर जाना। माया ने तुरंत एक नाजुक और परेशानी भरी मीठी आवाज में कहा, अरे नहीं पापा, प्लीज, मैं बस इस शहर को बिना किसी शोर शराबे और परेशानी के देखना चाहती हूँ। अगर मेरे साथ काले सूट वाले बॉडीगार्ड्स घूमेंगे तो लोगों का सारा ध्यान मुझ पर ही रहेगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। मैं बस एक नॉर्मल लड़की की तरह इस शहर की हवा को महसूस करना चाहती हूँ। माया ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि उसके दिमाग में एक अलग ही प्लानिंग चल रही थी। उसने मन ही मन खुराफाती एहसास के साथ कहा, वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरे और वीर के रिश्ते के बारे में अभी किसी को भी भनक लगे। पहले सब कुछ सेटल हो जाए, फिर हम दुनिया को बता देंगे। और सबसे बड़ी बात, मुझे अभी तक ये नहीं पता कि जब मैं कबीर था तब मेरी मौत की साजिश में किस किस का हाथ था। मैं नहीं चाहता कि मेरे दुश्मनों की वजह से वीर की जान खतरे में पड़े। मुझे पहले ये सब ठीक करना होगा। और हाँ, इस मासूम माया की मौत का बदला भी तो लेना है। विक्रम ने माया की बात मान ली और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहो वैसा ही करो। तुम्हें जो करना है तुम आज़ाद हो, लेकिन हाँ, अगर कोई भी जरा सी भी परेशानी हो तो मुझे सबसे पहले कॉल करना, ठीक है ना? माया ने एक बहुत ही प्यारी और मीठी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ओके पापा। नाश्ता खत्म होते ही विक्रम सिन्हा अपनी कुर्सी से उठे। उनके चेहरे पर अभी भी माया के लिए चिंता था। वो प्यार भरी मुस्कान थी। उन्होंने चलते चलते पूछा, बेटा, अगर तुम कहो तो क्या मैं तुम्हें अपनी कार में कहीं ड्रॉप कर दूं? माया थोड़ा सा घबरा गई। उसने हकलाते हुए कहा, वो नहीं पापा, मैं कैब से चली जाऊंगी। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। और वैसे भी, माया ने थोड़ी सी ठसक और गर्व के साथ कहा, मैं द ग्रेट विक्रम सिन्हा की लाडली बेटी जो हूं, है किसी में हिम्मत जो मेरे साथ कुछ गलत करने की सोच भी सके? माया का ये बिंदास और निडर अंदाज देखकर विक्रम सिन्हा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और वो जोर से हंस पड़े। सच में मेरी बेटी अब बहुत बड़ी हो गई है। बुआ ने भी मुस्कुराते हुए हामी भरी। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी माया अब समझदार हो गई है। माया ने बस हल्का सा शर्माते हुए मुस्कुरा दिया। विक्रम सिन्हा डाइनिंग हॉल से निकले और अपने खूंखार बॉडीगार्ड्स के साथ अपने काम पर निकल गए।
माया का भी नाश्ता खत्म हो गया था। वो अपनी कुर्सी से उठी और बहुत ही आदर और सम्मान के साथ बोली, बुआ, फूफा जी, अब मैं निकल रही हूँ। बुआ और फूफा ने भी बहुत प्यार से उसे कहा, ठीक है बेटा, अपना अच्छे से ख्याल रखना। मेंशन के मेन गेट पर माया घर से बाहर निकली और टहलते हुए मेन गेट तक पहुंची। वहां वही दोनों गार्ड्स ड्यूटी पर थे जो कल रात भी थे। माया ने उनके पास जाकर एक बेहद मीठी और दोस्ताना आवाज में कहा, आप दोनों का कल रात मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों आगे भी ऐसे ही मेरी मदद तो करेंगे ना? दोनों गार्ड्स माया का ये बड़प्पन देखकर गदगद हो गए। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे माया मैडम, कैसी बात कर रही हैं? हम तो बस इस घर के मामूली से गार्ड हैं। आप ही हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छी हैं। हम आपकी इस अच्छाई के लायक कहाँ? तभी माया ने मुस्कुराते हुए एक बेहद मीठे लेकिन शरारती अंदाज में कहा, ऐसी बात नहीं है। आप दोनों सिन्हा परिवार के लिए काम करते हैं। देखा जाए तो जो लोग सिन्हास के लिए काम करते हैं वो हमारे परिवार का ही हिस्सा हैं। और वैसे भी, माया ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, इसमें तो मेरा भी थोड़ा सा मतलब छुपा हुआ था ना? माया का ये मजाकिया अंदाज देखकर वो दोनों गार्ड्स और माया एक साथ जोर जोर से हंस पड़े। माया ने अपना दाया हाथ हवा में हिलाते हुए उन्हें अलविदा कहा, चलिए अब मैं निकलती हूँ। ये बोलकर माया मेन गेट से बाहर निकली और एक कैब लेकर वहां से चली गई। उसके जाते ही दोनों गार्ड्स एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और उसकी तारीफ करने लगे। सच में यार, माया मैडम कितनी मजाकिया और कितनी अच्छी हैं। वो हमारे जैसे छोटे लोगों के साथ भी कितने प्यार से बात करती हैं। मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूं कि वो हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहें। डाइनिंग हॉल। उधर मेंशन के डाइनिंग हॉल में अब सिर्फ दिया और विशाखा ही बची थीं। माहौल में सिर्फ नफरत और जलन की बदबू थी। दिया ने अपने दांत पीसते हुए विशाखा की तरफ देखकर जहरीले लहजे में कहा, मम्मी, आपने देखा ना अभी क्या हुआ? पापा ने माया को कितनी आसानी से अपना वो प्रीमियम ब्लैक कार्ड दे दिया। हम इतने सालों से पापा के साथ इस घर में रह रहे हैं। मैंने उनकी कंपनी के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया, तब भी पापा ने मुझे कभी वो प्रीमियम ब्लैक कार्ड नहीं दिया। और उस कल की आई बिना तजुर्बे वाली लड़की को पापा ने वो कार्ड थमा दिया। ये उन्होंने बिल्कुल सही नहीं किया है। विशाखा की आंखों में एक खौफनाक और जानलेवा चमक थी। उसने ठंडी और गुस्से से भरी जुबान में कहा, ये लड़की आगे चलकर हमारे लिए गले का सबसे बड़ा कांटा बनेगी। ये हमारी पूरी प्रॉपर्टी और तुम्हारी कुर्सी दोनों छीन लेगी। इसलिए इससे पहले कि ये कुछ करे, हमें जल्द ही इसका कुछ पक्का इंतजाम करना पड़ेगा।